स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, इंडस नदी का 135 मिलियन एकड़ फीट पानी हर साल पाकिस्तानियों को जिंदगी देता है। अब सवाल है क्यों? क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान की 25% जीडीपी, इनकी 80% खेती और 23 करोड़ लोगों का जीवन जो है वो इन्हीं नदियों के ऊपर टिका है। अब देखिए, हाल ही के पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया और ऐसे में सवाल उठने लगे कि भाई, भारत इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके पाकिस्तान के लिए इतना पानी रोकेगा कैसे? अब ऐसे में सवाल है कि लोग ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, ये पानी क्योंकि इतना है कि इससे करीब 66 मिलियन ओलंपिक के स्विमिंग पूल्स भर सकते हैं। 6.6 करोड़ स्विमिंग पूल, इट्स ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबली ह्यूज नंबर। ये पानी इतना है कि आप लगभग दुनिया के 8 अरब लोगों को अगर रोज 20 लीटर पानी भी दो तो 2.5 साल तक ये चल जाएगा। या फिर भारत की ही 140 करोड़ जनता को अगर हम रोज का 100 लीटर पानी दें तो भी भाई ये 2.8 साल तक चल सकता है। तो ऐसे में दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि एक तो भाई इंडस वाटर ट्रीटी की हिस्ट्री क्या है, कौन कौन सा अपने पास ऐसा पॉइंट है जिस पे हम डैम बना सकते हैं, वहां पे कितना वाटर फ्लो का कंट्रोल होगा और ये पाकिस्तान के कौन कौन से सेक्टर्स, कौन कौन सी स्टेट को इंपैक्ट करेगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो देखो, कहानी के जरिए समझाता हूं। ये 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, एक नया देश पाकिस्तान बना। अब इस बंटवारे में हमने पाकिस्तान को कई सारी चीजें दी, जैसे कि हमने उसको रिसोर्सेज दिए, पैसे दिए आदि। अब जब चीजों का बंटवारा हो ही रहा था तो इसी दौरान नदियों के बंटवारे की भी बात सामने आ जाती। अब इसमें सबसे मेन था इंडस रिवर सिस्टम। तो फैसला यह हुआ कि इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो पाकिस्तान को दे दिया जाए और ईस्टर्न पार्ट हमारे पास रह जाए। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम यह थी कि भाई, पाकिस्तान को जाने वाला पानी जो चाहे फिर वेस्टर्न नदियों का ही था, वो इंडिया के हाथों में था। मतलब पूरे का पूरा पाकिस्तान जो है वो भारत के ऊपर डिपेंडेंट था। अब इसकी वजह से अगर आप देख पा रहे हो तो बेसिकली पानी के झगड़े को सुलझाने के लिए 20 दिसंबर 1947 को ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के जो चीफ इंजीनियर्स थे उन्होंने एक समझौता करा। अब इस समझौते के तहत बंटवारे से पहले वाला पानी का जो हिस्सा था वो भारत को 31 मार्च 1948 तक, इफ द डेट इज रिटन हियर, 31 मार्च 1948 तक पाकिस्तान को देना था। लेकिन दोस्तों, ये जो समझौता हुआ ना, वो सिर्फ कागज का एक पुलिंदा था, असल में उसका कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। और 1 अप्रैल 1948 को भारत ने पाकिस्तान को जाने वाली 2 नहरें बंद कर दी। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि पाकिस्तान के पंजाब की 17 लाख एकड़ जमीन जो थी उसके खेत सूख गए, उनकी फसल बर्बाद हो गई और लोगों में वहां पे हाहाकार मच गया। अब कई लोग कहते हैं कि भारत ने यह कश्मीर मुद्दे पे ही पाकिस्तान को दबाने के लिए किया था। खैर, 1948 में उसके बाद बहुत हंगामा हुआ तो इंडिया ने एक नए समझौते के तहत पानी छोड़ना शुरू कर दिया। पर यह सिर्फ शुरुआत थी। सिंधु नदी का जो यह पानी था, यह बार बार हिस्टोरिकली भी तब से लेकर अब तक दोनों मुल्कों के बीच जंग का मैदान बनता आया है। लेकिन दोस्तों, इतनी कहानी को आगे बढ़ाएं तो इसी के बाद साल आता है 1951 का। तो 1951 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने टीवीए यानी कि टेनेसी वैली अथॉरिटी है, उसके जो एक्स चीफ थे डेविड लिलियंथल, आप अगर फोटो देख पा रहे हो उनकी, तो उनको भारत में बुलाया। अब लिलियंथल भारत के साथ साथ तब पाकिस्तान भी गए। तो इसके बाद अमेरिका वापस जाके उन्होंने सिंधु नदी के पानी के बंटवारे के ऊपर एक जबरदस्त आर्टिकल लिख दिया। अब ये आर्टिकल को पढ़ के वर्ल्ड बैंक के जो उस वक्त के बॉस थे और लिलियंथल के भी दोस्त थे, उसका नाम था डेविड ब्लैक। अब डेविड ब्लैक ने तब इंडिया और पाकिस्तान के लीडर से बात करी और यहीं से एक लंबा मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। और ये मीटिंग्स का जो सिलसिला है ये तब से लेकर चला 1960s तक, एक दशक तक चली ये मीटिंग्स। और आखिरकार दोस्तों 1960 में 19 सितंबर का वो दिन था, कराची में इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर साइन हो गए। अब इस ट्रीटी ने सिंधु नदी घाटी का जो पानी था वो 2 मुल्कों के बीच में बांट दिया। जो आपकी ईस्टर्न रिवर्स थी जिसमें रावी, ब्यास और सतलुज आते हैं, वो भारत को दे दी गई और वेस्टर्न रिवर्स जिसमें आपका इंडस, चिनाब और जेहलुम आते हैं, वो पाकिस्तान के लिए रिजर्व कर दिया गया।
अब अगर उस वक्त की डिवीजन को आप देखो तो ईस्टर्न रिवर्स का जो कंबाइंड वाटर फ्लो है वो 33 मिलियन एकड़ फुट है। और इसी के साथ साथ इंडिया को यह भी बोला गया कि आप जो वेस्टर्न रिवर्स का पानी है, एक तो वो पाकिस्तान को जाने दोगे, आप अपने लिए उसका पानी यूज नहीं कर सकते, अगर करना भी है तो वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स होंगे। तो हेंस ट्रीटी के अंदर दोस्तों इंडिया सिर्फ 20% पानी यूज कर सकता था, और जितना भी, और वो भी सिर्फ ईस्टर्न रिवर्स का मैं बता रहा हूं, और पाकिस्तान 80%, क्योंकि वेस्टर्न रिवर्स का फ्लो ज्यादा है। अब ट्रीटी के रूल्स के अकॉर्डिंग ही भारत को वेस्टर्न रिवर्स के पानी का लिमिटेड यूज करना, और लगभग 7 लाख एकड़ के आसपास एग्जैक्ट नंबर है, 7,01,000 एकड़ नंबर है वो जो अपना प्रॉपर लैंड है, इतनी एकड़ लैंड के लिए इंडिया जो है वो इरिगेशन के लिए पानी यूज करता है। और दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक रन ऑफ द प्रोजेक्ट्स के लिए उसको पानी परमिट करा गया है। लेकिन शर्त यह है कि भारत, आप वेस्टर्न नदियों के पानी के फ्लो को सिग्निफिकेंटली रोक नहीं सकते। और दोस्तों ये जो ट्रीटी डेविड लिलिएंथल और वो जो वर्ल्ड बैंक ने साइन करवाई, ये इतनी स्ट्रांग है कि भारत और इस ट्रीटी ने 1965 की जंग देखी, 1971 की जंग देखी, 1999 में एलओसी कारगिल देखा, लेकिन उस सब के दौरान भी ये पानी बंद नहीं हुआ। लेकिन अब दोस्तों पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया ने पहली बार इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने की अनाउंसमेंट करी है। हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने क्लियर किया है कि यह डिसीजन जो है ये नेशनल सिक्योरिटी के रिस्पॉन्स में लाया गया है। तो दोस्तों अब जब ट्रीटी सस्पेंडेड है तो भारत थ्योरेटिकली वेस्टर्न रिवर्स के फ्लो पे ज्यादा कंट्रोल जता सकता है। अब इसका मतलब यह है कि इंडिया रेगुलेटेड रिलीजेस को रोक सकता है और नए स्टोरेज प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फास्ट ट्रैक कर सकता है, जो पहले ट्रीटी की वजह से रिस्ट्रिक्टेड हुआ करते थे। समझे बात? तो यह बात है कि पहले जब ट्रीटी हुई तो हम बना सकते थे फ्लो, क्योंकि हम अपर राइपेरियन स्टेट हैं। वेस्टर्न नदियां जो पाकिस्तान को दी गई हैं, चाहे 80% पानी लेके जाती हैं, गुजरेंगी भारत से। अब जब वो ट्रीटी रही ही नहीं तो भारत उसको कंट्रोल करेगा। तो सबसे पहली बात यहां पे ये क्लियर करिए कि भारत को वो पानी जो बोल रहे हैं हम कि हम कंट्रोल करेंगे, उसको कंट्रोल करने की पावर आती कहां से है? क्लियर विद द आइडिया। अब दूसरा सवाल कि भाई हम उसको कंट्रोल करेंगे कैसे? तो उसके लिए हमें जो वेस्टर्न रिवर्स हैं हमारी, जिसमें हमारे पास इंडस है, जिसमें हमारे पास झेलम है, जिसमें हमारे पास चेनाब है, तो उनको थोड़ा डिटेल में कवर करना होगा ताकि हमें एक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ट्रीटी के तहत जो इंडस रिवर सिस्टम है उसको 2 हिस्सों में बांटा गया, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। अब वेस्टर्न रिवर्स में इंडस यानी कि सिंधु भी बोलते हैं उसको, झेलम और चेनाब शामिल थे, जो ज्यादातर पाकिस्तान के लिए हैं। ये तीनों की तीनों जो नदियां हैं वो हिमालयस के ऊपर से शुरू होती हैं, इंडिया के नॉर्थ से गुजरती हैं और फिर पाकिस्तान में चले जाती हैं। ये इनका ब्रीफ फ्लो, हम डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। तो तिब्बत वाला रीजन हो गया और हिमालयस वाला रीजन हो गया, वहां से ओरिजिनेट इंडिया में फ्लो करेंगी और पाकिस्तान में चली जाएंगी। तो ऐसे में इसके बाद हम समझते हैं कि इनकी डिटेल्ड ज्योग्राफी और इनका फ्लो क्या है, और उसको हम नदियां वाइज डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले इंडस को जानेंगे, फिर हम झेलम को जानते हैं, फिर उसके बाद हम चेनाब को जानते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला है हमारे पास इंडस रिवर सिस्टम। अब दोस्तों अगर हम इंडस रिवर सिस्टम की बात करें यानी सिंधु की बात करें, तो पाकिस्तान की इसको लाइफलाइन बोला जाता है। ये नदी जो है ये साउथ वेस्टर्न तिब्बत के आसपास से अपनी जर्नी को शुरू करती है। वहां पे जो कैलाश पर्वत श्रृंखला है उसकी उत्तरी स्लोप जो है वहां पे मानसरोवर लेक है, तो वहां से लगभग ये शुरू होती है। और अगर आप इसकी हाइट की बात करो कि कितनी ऊंचाई से ये शुरू होती है, तो 5182 मीटर की हाइट से इंडस नदी की शुरुआत होती है। और वो पॉलिटिकली कौन सा रीजन है? तिब्बत का रीजन है। अब तिब्बत के रीजन से निकलकर ये हमारे भारत में लद्दाख रीजन में एंटर होती है, और जो एंट्री पॉइंट है दोस्तों इसका वो है डेमचौक। तो डेमचौक में ये एंटर कर गई। अगर आप यहां पे जो रेड कलर वाला पॉइंट देख रहे हो, अब डेमचौक में एंटर करने के बाद ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हुई लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट से बहती है। तो इफ यू कैन सी हियर इट इज फ्लोइंग नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट ये अभी लेह डिस्ट्रिक्ट में आ गई। अब लेह डिस्ट्रिक्ट में इसको 2 नदियां मिलती हैं दोस्तों। सबसे पहली नदी इसको मिलती है जांस्कर, और इसको बोला जाता है दोस्तों संगम पॉइंट। और इसी के आसपास, इस संगम पॉइंट के आसपास ही एक तो जांस्कर नदी के ऊपर, और जब ये दोनों मिल जाती हैं संगम पॉइंट के बाद, हम 2 डैम्स बना रहे हैं यहां पे, नीमो चिलिंग और नीमो बागची। इसकी हम बाद में बात करेंगे। तो इसके बाद दोस्तों गिलगिट बाल्टिस्तान से होती हुई ये इंडस नदी पाकिस्तान की पंजाब और सिंध प्लेन्स में एंटर कर जाती है। अब इसमें एक बात और दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जो ये मेजर रीजन है ना पंजाब वाला,
जहां पे मेजर एग्रीकल्चर होता है, इनका मेजर इरिगेशन इनको चाहिए, वहां से इंडस नदी का कोई लेना देना है नहीं है, क्योंकि ये सीधा यहां पे आके गिलगिट से एंटर करती है, खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर से फ्लो करती हुई ये नीचे जाती है सिंध एरिया में, ठीक है। और इंडस का अगर आप मेजर वाटर का फ्लो भी देखो, वो हम आगे डिस्कस करेंगे भी, तो वो भारत में इतना फ्लो है नहीं है उसका जो मेजर फ्लो उसको मिल भी रहा है, वो जो ये नदियां हैं, काबुल की नदी हो गई, कुर्रम हो गई, तोची हो गई, गोमल हो गई, स्वाट हो गई, इनसे उसको पानी मिल रहा है। तो ऐसे में एक बात और याद रखिएगा, पानी को रोकने के साथ साथ इंडिया शुड नाउ बी टॉकिंग टू तालिबान ऑल्सो। हम अफगानिस्तान के तालिबान के साथ बात करें कि आप इनका ये वाला पानी रोकिए, वी आर गोइंग टू बिल्ड अ कैनाल सिस्टम फॉर यू, और आप उस पानी से अफगानिस्तान में अच्छे से अपनी खेती करिए, बट वी आर नॉट गोइंग टू गिव दिस वाटर टू देम। अब इसके बाद अगर हम फ्लो के बारे में बात करें तो इंडस रिवर का दोस्तों एवरेज एनुअल जो फ्लो है वो लगभग अपने पास 62 MAF के आसपास का है, ठीक है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्लेन्स में रिकॉर्ड करा गया है। अब इस 66 MAF में से, यानी पानी जो ज्यादातर है वो हिमालय से स्नो मेल्टिंग से आता है। कुछ एस्टिमेट्स ये भी कहते हैं कि अफगानिस्तान वाली जो काबुल रिवर है उसके साथ मिलकर इंडस का जो इनफ्लो है वो पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर 90 MAF तक हो सकता है। अब दोस्तों फ्लो को जानने के बाद हम इसमें बात करते हैं हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की, यानी कि डैम्स की। अब इस नदी के ऊपर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए इंडस रिवर पहले लद्दाख में लार्जली फ्री फ्लोइंग है, मतलब इसके ऊपर कोई भी हमारे पास बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों इंडस और उसकी ट्राइब्यूटरीज पर एक स्ट्रैटेजिक डैम्स हैं जो सिर्फ पावर जनरेशन के लिए बनाई गई है। अब इन्हीं की बात हो रही है कि ये जो पावर जनरेशन के लिए हैं ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि ये पानी को स्टोर करके नहीं रखते, भाखड़ा नंगल डैम जैसे पानी बह रहा है, पानी की स्पीड के साथ वहां पे बिजली जनरेट करी जाती है। अब इसी के चलते ले के पास हमारे पास नीमो बागजो प्रोजेक्ट है, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था, जब संगम पॉइंट पे ये दोनों मिल जाती हैं तो संगम पॉइंट के बाद ये हमारे पास नीमो बागजो प्रोजेक्ट आता है। उसके बाद कारगिल के पास ही हमारे पास चुटक प्रोजेक्ट है, ये ऑलरेडी ये जो दोनों के दोनों हैं ये दोनों ऑपरेशनल है हमारे पास, और दोनों ही रन ऑफ द रिवर टाइप प्रोजेक्ट है जो बिना रेजर्वॉयर के इंडस और सुरु रिवर्स के फ्लो से बिजली जनरेट कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों हमारे पास ले के पास ही एक छोटा इकबाल प्रोजेक्ट है, वो भी वहां पे हमने, और एक स्ताकना प्रोजेक्ट भी है जो यहां पे मैंने लिखा। अब स्ताकना और जो ये छोटा इकबाल प्रोजेक्ट है ये वहां पे लोकल सप्लाई के लिए बनाए गए, इनसे भी छोटी मोटी बिजली जनरेट होती है। लेकिन इनके अलावा दोस्तों साल 2019 में जब लद्दाख को यूटी बनाया गया था तो इंडियन गवर्नमेंट ने 8 छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करा था, जिनकी अगर आप कंबाइंड इलेक्ट्रिसिटी में कैपेसिटी देखो तो 144 मेगावाट्स के आसपास है। लेकिन अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें एक वो भी आएगा नीमू चिलिंग जो मैं आपको बता रहा था। अब यहां पे अगर हम ये 8 देखें विच आर स्टिल टू बी कंस्ट्रक्टेड, इस कंस्ट्रक्शन के दौर में भारत के पास इंडस वाटर ट्रीटी की बंदिश नहीं है, वी हैव सस्पेंडेड दैट। तो इनकी कंस्ट्रक्शन के दौरान हम यहां पे स्टोरेज प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इनमें हमारे पास दुर्बुक शयोक आ जाएगा, हमारे पास नीमू चिलिंग आ जाएगा, हमारे पास कारगिल हंड्रमैन है, हमारे पास रैंगडो है, और हमारे पास सेंको जैसे प्रमुख प्रोजेक्ट्स हैं। और ये सब के सब प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजिकली सेंसिटिव हैं और एलओसी के बहुत नजदीक हैं। अब ट्रीटी फ्री के सिनेरियो में इंडस के मेन स्टेम पर हम एक बड़ा स्टोरेज डैम सोच सकते हैं। लद्दाख में इंडस कैस्केड का कॉन्सेप्ट कुछ साल पहले भी डिस्कस हुआ था, जिसमें हमने बोला था कि मल्टीपल छोटे छोटे डैम्स एक ही सीक्वेंस में बनाएंगे, कि कल को मान लो अगर इंडिया एक मेगा डैम इंडस पर प्लान करे, जैसे कि ले कारगिल के बीच कोई भी हम डीप गॉर्जेस देख सकते हैं, क्योंकि बहुत डीप गॉर्जेस हैं, जैसे जो एंट्री भी होती है इन रिवर्स की वो भी गॉर्जेस के थ्रू होती है, तो ये हमारे लिए एक मल्टी ईयर स्टोरेज पॉसिबल प्रोवाइड करवा सकता है। अब ऐसा प्रोजेक्ट शुरू से कंप्लीट होने में लगभग टाइम लगेगा, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली अराउंड 10 ईयर्स, उससे ज्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि हिमालयन रीजन में डैम्स बनाने में टाइम लगता है। द रीजन बिहाइंड दैट इज ये जितने भी एरियाज हैं ये टेक्टोनिकली बहुत सेंसिटिव। ऐसे में अगर आप जो ये इंडस वाला रीजन देखो तो इसमें जो सीस्मिक जोन में आता है ये सीस्मिक जोन 4 और सीस्मिक जोन 5 में आता है, तो यहां पे हमें टाइम लग सकता है। लेकिन ये वाली चीज हमें नीचे आके जहां पे हमारी झेलुम और चिनाब है वहां पे फेस नहीं होगी, वो फिर भी कंपैरेटिवली सीस्मिक जोन 4 और सीस्मिक जोन 3 के अंदर आ जाते हैं। अब दोस्तों सवाल ये भी उठता है कि भाई इतनी जल्दी 10 साल में भारत कंप्लीट कैसे करेगा, तो हमारे पास एक बेस्ट मॉडल भी है, और वो बेस्ट मॉडल है दोस्तों हूवर डैम का। मैं आपको दिखाता हूं,
अब हूवर डैम जो है ये यूएसए ने 1930s में 5 साल में बनाया था, लेकिन आज के टाइम में हिमालयन डैम प्रोजेक्ट्स में हमें 7 से 10 साल लग सकते हैं बिकॉज ऑफ द रीजनल सेंसिटिविटी जो मैंने आपको बताया, क्योंकि हूवर डैम वाला जो एरिया है, हूवर डैम की सीस्मिक जो जोन है वो 2B है, हालांकि भारत की यहां पे सीस्मिक जोन 4 और 5 है। तो इंडिया का, अगर आप इंडिया का भी एग्जांपल लो, इंडिया का जैसे तेहरी डैम वाला प्रोजेक्ट है उसको 12 साल ले गया था। तो अगर मान लीजिए दोस्तों 2025 में भारत एक बड़ा डैम स्टार्ट करे तो भाई 2032 से 35 तक वो रेडी हो सकता है। एक हाइपोथेटिकल साइट भी जो डिस्कस हम कर रहे हैं वो है स्कारजू या कटजरा जैसा डैम, लेकिन वो पाकिस्तान साइड पर है, लेकिन आपने शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड कर दिया है तो अभी एलओसी भी नहीं है। सो इंडिया कैन प्लान टू बिल्ड अ डैम ओवर देयर, क्योंकि इंडियन साइड के ऊपर अभी हाइड्रोलॉजिकल सर्वेस चल रहे हैं। वी आर येट टू आइडेंटिफाई अ साइट, बट ये वाली साइट जो स्कारदू और कटजरा वाली साइट है, ये साइट बहुत पोटेंशियल है। अगर इसको भारत डैम में या स्टोरेज प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर ले तो वी कैन स्टॉप द इंडस लाइफलाइन ऑफ पाकिस्तान। अब दोस्तों इतना समझने के बाद हम बढ़ते हैं दूसरी नदी यानी कि झेलुम रिवर की तरफ। अब झेलुम नदी को कश्मीर वैली की जान कहा जाता है। ये नदी जो है ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। आप एक बार ये मैप पे भी देखिए, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से निकलती हुई ये वेरीनाग स्प्रिंग है, वहां से शुरू होती है, जो पीर पंजाल माउंटेन्स के साउथ ईस्टर्न पार्ट में आ जाता है। अब वेरीनाग से ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ बहती है, कश्मीर की लश ग्रीन वैलीज को पानी देती है। उसके बाद ये श्रीनगर में जाती है, श्रीनगर से ये बारामुल्ला में जाती है। इन वाले एरियाज 2 डिस्ट्रिक्ट से गुजरने के बाद ये बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड वूलर लेक में चली जाती है, जो कि फिर बाद में एशिया की 2nd लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। अब इसके बाद दोस्तों ये पीर पंजाल रेंज को उरी के पास एक डीप गॉड से कट डाउन करती है, जो इसका पावर दिखाता है कि भाई इसमें वाटर का फ्लो कितना फास्ट होगा। अब इंडिया में दोस्तों अगर हम इसकी किलोमीटर्स में बात करें तो लगभग 170 किलोमीटर के आसपास की इसकी जर्नी है। ये इंडिया में 170 किलोमीटर फ्लो करने के बाद ये जो मुजफ्फराबाद है, जो आइडियली पीओके में है, वहां पे चली जाती है, और फिर ये मुजफ्फराबाद और मीरपुर के पास ये थोड़ी देर के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एलओसी भी बनाती है। अब पीओके में मौजूद जो मंगला डैम है वहां से गुजरती है, जो पानी स्टोर और पावर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला ये भी हो सकता है, सिंस शिमला एग्रीमेंट इज सस्पेंडेड, इफ वी हैव पीओके तो हम मंगला डैम के जरिए भी जो झेलुम का पानी है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अब दोस्तों झेलुम की भी अगर हम बात करें तो ये कश्मीर की सबसे बड़ी नदी है। इसका बेसिन भी कई लाख स्क्वायर किलोमीटर में कवर है, जो मोस्टली कश्मीर वैली को सपोर्ट देता है। एक बात भी याद रखिएगा यहां पे कि इंडिया इसका अपर राइपेरियन है, मतलब जो हेडवाटर्स का कंट्रोल है वो भारत के पास है, लेकिन दोस्तों ट्रीटी के रूल्स की वजह से ज्यादा पानी पाकिस्तान के पास चला जाता है, जहां ये आगे जाके चिनाब में मिलती है। तो झेलुम का आपको फ्लो समझ में आया। अनंतनाग से निकली श्रीनगर, बारामुल्ला, बारामुल्ला से गई है बांदीपुर, बांदीपुर में उरी, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में उरी, उरी से डीप गॉड से कट करके जाएगी अपने पीओके में। अब पीओके में इसके ऊपर डैम है, दैट इज मंगला डैम। उसको अगर भारत के पास उसका कंट्रोल आ जाता है, फ्लो में कंट्रोल आ जाता है, तो हम वहां पे अच्छी स्टोरेज की कैपेसिटी को डेवलप कर सकते हैं। अब झेलुम का अगर हम एवरेज फ्लो देखें, हाँ, तो एवरेज फ्लो इज अराउंड 23 MAF, 23 मिलियन एकड़ फुट के आसपास है, जो स्नो मेल्टिंग से आता है, और हाई फ्लो ईयर्स में ये लगभग 33 MAF तक भी जा सकता है। इंडिया के बारामुल्ला में इसका एक डिस्चार्ज नोट करा गया है, दैट इज अराउंड एवरेज 229 क्यूबिक मीटर्स पर सेकंड की रफ्तार से ये फ्लो होती है। और पीओके में मंगला डैम के पास ये एवरेज 1027 मीटर क्यूब पर सेकंड तक चला जाता है। अब दोस्तों इसके बाद झेलुम नदी के ऊपर अगर हम डैम्स का सिनेरियो चेक करें तो इंडिया ने इसकी स्टेम पर कोई बड़ा डैम नहीं बनाया। अब सवाल है क्यों? क्योंकि दोस्तों पहले हमें इंडस वाटर की जो ट्रीटी है वो इससे रिस्ट्रिक्ट करती थी। हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम है तुलबुल प्रोजेक्ट, वो वूलर लेक के ऊपर जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो अगर आप ध्यान से देखो तो वो एक नेविगेशन लॉक या बराज था, लेकिन उसे भी पाकिस्तान के ऑब्जेक्शंस की वजह से हमें शेल्व ऑफ करना पड़ा। अब अगर ट्रीटी हमारे पास है ही नहीं, वी हैव सस्पेंडेड दैट, तो दोस्तों इंडिया इस प्रोजेक्ट को रिवाइव कर सकता है और वूलर लेक को एक नेचुरल रिजर्वॉयर की तरह यूज करके झेलम के फ्लो को हम मॉड्यूलेट कर सकते हैं। झेलम की एक ट्रिब्यूटरी भी है नीलम रिवर, इसे किशन गंगा हम भारत में कहते हैं। इस पर इंडिया ने किशन गंगा डैम बनाया है, जो 2018 में हमने कंप्लीट भी कर लिया। अब जब से यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, इसमें एक कैपेबिलिटी आ गई है कि यह नीलम रिवर का थोड़ा पानी डाइवर्ट करके झेलम बेसिन में डाल सकता है, जो कि पाकिस्तान का जो नीलम झेलम प्रोजेक्ट है उसको इंपैक्ट करने में हमारी मदद करेगा। अब दोस्तों इसके बाद झेलम बेसिन में और कोई मेजर डैम भारत के पास तो नहीं,
और फ्यूचर में भी झेलम पर बड़े डैम्स बनाने का स्कोप थोड़ा कम है, क्योंकि इसका जो मेजर एरिया है वो कश्मीर वैली में से जाता है, और कश्मीर वैली में हमारे पास ये डैम्स वगैरह बनाने के लिए स्पेस ऑलरेडी थोड़ी लिमिटेड है। और ऊपर से अगर हम अपर झेलम की बात करें, जैसे कि वेरीनाग के पास है, तो वहां छोटे छोटे स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादा जगह हमारे पास फिजिबिलिटी उसकी नहीं है। लेकिन यहां पर इंडिया का मास्टर स्ट्रोक बन सकता है दोस्तों वुलर लेक का सर्वाइवल। इस बात को गौर से सुनिएगा, भारत का मास्टर स्ट्रोक झेलम नदी के लिए बन सकता है वुलर लेक का रिवाइवल। अब देखिए वुलर लेक जो है वो पिछले कुछ सालों में उसमें पानी की कमी से जूझ रही है वो, और उसके पास नेचुरल वाटर स्टोरेज भी कम है। लेकिन कम का मतलब यह है कि वुलर लेक के पास कैपेसिटी है। सो ये झेलम नदी का पानी जो है अब हम अच्छे से चैनलाइज करें वुलर लेक की तरफ, ताकि वुलर लेक एक तो रिवाइव हो और दूसरा हमारे पास ऑलरेडी वहां पे नेचुरल स्टोरेज अवेलेबल है। सो दैट हैज टू बी द प्लान। ये अच्छे से ये प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने जो प्रपोज करे गए हैं और जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है उनकी कैपेसिटी कितनी है, ये मैंने यहां पे एक बार चार्ट लगा दिया। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अगर आपको इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड करनी है तो आई विल पुट इट ऑन माय टेलीग्राम चैनल, आप यहां से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इट इज GS_Gill UPSC, ठीक है जी। इसको जानने के बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी नदी की ओर, एंड दैट थर्ड रिवर इज चेनाब, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम चेनाब की बात करें तो चेनाब का जन्म होता है हिमाचल प्रदेश के लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। अब वहां ये दो छोटी नदियों के रूप में निकलती है, एक का नाम है चंद्रा, दूसरी का नाम है भागा। और जब ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं तो बेसिकली ना एक पास है अपने पास, इफ दिस इज योर बारालाछाला पास, तो ऐसे चंद्रा और भागा इनके दोनों तरफ से निकलती हैं, निकल के इट जॉइंट्स, तो वहां से अपनी नदी जो बनती है वो चेनाब बनती है। अब इसके बाद चेनाब के जो चंद्रा है वो चेनाब के ईस्ट साइड से निकलती है, इस साइड से, तो दिस इज चंद्रा एंड दिस इज योर भागा, ठीक है जी। अब चंद्रा के और भागा के मिलने के बाद चेनाब नदी हमारे पास बन गई। टांडी के आसपास ये दोनों मिलती हैं, केलोंग से लगभग 8 किलोमीटर के आसपास का रास्ता। अब वहां पे हिमाचल के चंबा डिस्ट्रिक्ट की पंगी वैली से ये गुजरती हैं, और बाद में फाइनली इन दो डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करके ये जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाती हैं। जैसे ये जम्मू कश्मीर में एंटर करती हैं तो जम्मू कश्मीर में से कश्मीर वैली और जम्मू में से ये जम्मू डिवीजन में एंटर करती हैं। और जम्मू डिवीजन में एंटर करते टाइम अगर आप मैप पे देखो तो ये पहले किश्तवाड़, किश्तवाड़ के बाद डोडा, डोडा के बाद रामबान, रामबान के बाद रियासी और फिर जम्मू डिस्ट्रिक्ट से बहती है। और इसी फ्लो से ये साथ साथ वाला जो जम्मू रीजन का एरिया है उसकी ज्योग्राफी को भी डिफाइन करते रहते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ती हुई अखनूर के पास प्लेन्स में आने के बाद ये पाकिस्तान के पंजाब में जाती है, पंजाब के बाद ये सियालकोट में जाती है, और सियालकोट के बाद ये गुजरात के पास, पाकिस्तानी गुजरात है जो, वहां पे एंटर करती है। अब पाकिस्तान में अगर हम इसका काम देखें तो पाकिस्तान के जो पंजाब के प्लेन्स हैं वहां जाती है, पंजाब के प्लेन्स को ये पानी इरीगेट करती है। उसके बाद नीचे आती हुई पंजाब के नीचे सदर्न पार्ट में मुल्तान है, मुल्तान के पास ये सतलुज से मिलती है, और वहीं पे ये 5 की 5 नदियां जो इंडस वाटर सिस्टम की हैं वो पंचनद बनाती हैं, जो आगे जाके फिर दोस्तों पंचनद जब मिलता है मिठानकोट के आसपास ये मिलता है, वहां जाके ये इंडस में उसके बाद मिल जाती है। इसके बाद चेनाब की दोस्तों अगर हम टोटल लेंथ की बात करें तो लगभग 1180 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें से करीब 600 किलोमीटर भारत में है, और उसके बाद ये जो बचा अपना लगभग 580 किलोमीटर के आसपास वो ये पीओके में बहती है। इसके बाद दोस्तों अगर हम इसके फ्लो की बात करें, वाटर वॉल्यूम की बात करें, तो चेनाब का एवरेज वाटर फ्लो 25 मिलियन एकड़ फुट के आसपास है, जो पाकिस्तान के मरला हेडवर्क्स के ऊपर मेजर किया गया है। अब अगर इस 25 मिलियन एकड़ फुट के पानी का फ्लो देखें तो देखिए इसमें स्नो मेल्टिंग एक तो है, उसके साथ साथ इसमें पानी यानी रेन का कंट्रीब्यूशन भी है, तो एनुअली टोटल मिला के ये 25 मिलियन एकड़ फुट के आसपास बनता है। अब दोस्तों इसके ऊपर चेनाब के ऊपर अगर हम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें एज ऑफ 2025 तो हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं। इनमें हमारे पास सलाल डैम है जो रियासी में है, दूसरा हमारे पास बगलेहार डैम है जो रामबन में है, इट इज ऑपरेशनल बट इट इज कंट्रोवर्शियल बिकॉज ऑफ द स्टोरेज कैपेसिटी। तीसरा हमारे पास दुलहस्ती है जो किश्तवाड़ में लोकेटेड है। अब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी हैं विच आर गोइंग टू बी द गेम चेंजर। इसमें सबसे पहला हमारे पास पक्कल दुल डैम है जो मारूसदार रिवर के ऊपर है, विच इज अ ट्रिब्यूटरी ओनली ऑफ चेनाब। उसके बाद हमारे पास रत्तल डैम है, मैं आपको इसका विजुअल भी दिखाता हूं रत्तल डैम का, इफ यू कैन सी हियर। तो इसका प्रोग्रेस भी देखिए कि कितनी जल्दी काम हो रहा है। दिस इज
बेसिकली ऑफ 2022 वाला इमेज आपको पहले दिखेगा, उसके बाद यू कैन सी द इमेज ऑफ 2025। इसके बाद ये आपका किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, दिस इज ऑल्सो इन चेनाब ओनली। आप इसमें भी डेवलपमेंट का एस्पेक्ट देखिए, ये 2018 की दिसंबर की फोटो है, ये जून 2022 की फोटो है, ये वाली, ठीक है। सो दिस इज द पेस ऑफ वर्क विद विच इंडिया इज वर्किंग ऑन, है ना। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो एस्टिमेटेड इन दोनों का कंप्लीशन है वो 2032-2030 तक हम देख सकते हैं। अब दोस्तों इन सारी नदियों को समझने के बाद दिस इज द मैप, है ना, जहां पे हम बना रहे, जो मैंने आपको सलाल डैम दिखाया, उसके बाद ये दुलहस्ती डैम है, उसके बाद ये बगलेहार डैम है। जो हम पहले बात कर रहे थे, ये आपकी इंडस रिवर चलती आ रही है, जो सीधा जाके पंजाब में नहीं जाएगी, नीचे सिंध में चली जाती है। इस पे ऊपर नीमो बागजी है, ये जेहलुम है, जेहलुम के ऊपर हमने किशन गंगा प्रोजेक्ट की बात करी थी, और ये उरी है जहां से डीप गॉर्ज में देखिए आप कट करती हुई एलओसी बाउंड्री फॉर्म करती हुई नीचे चली जाती, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों अगर हम आगे बढ़े तो अब सब तीनों नदियों को समझने के बाद, है ना, इनका जो कंबाइंड वाटर फ्लो है वो पाकिस्तान के लिए करीबन 135 से 138 MAF के आसपास है। जो ये वाला जो नंबर है इसके ऊपर ध्यान रखें, क्योंकि आपने न्यूज़पेपर्स में 133 के आसपास सुना होगा। ये जो नंबर है ये वर्ल्ड बैंक के जो ट्रीटी हुई थी उसके एस्टिमेट्स के हिसाब से है। इसमें अगर हम दोस्तों इंडस का शेयर देखें तो वो लगभग 60 से 80 MAF है, और कुल मिला के अगर आप एवरेज निकाल के देखो तो इंडस का फ्लो ऑलमोस्ट 66 के आसपास बनता है। इसके बाद झेलम की बात करें तो उसका 23 MAF के आसपास का है, और चेनाब का ओवरऑल ईयर जो बनता है, ओवर द ईयर बनता है, वो 25 MAF के आसपास बनता है। अब ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जितना बेस्ट डेटा अवेलेबल था सबसे रिसर्च गेट से सर्च करके, वायर से सर्च करके, सबसे सर्च करके वी हैव कंपाइल्ड इट एवरीथिंग, और ये डेटा एवरेज नंबर्स का आया है। अब दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान के टोटल वाटर रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, क्योंकि पहले टोटल रिसोर्सेज को समझ लेते हैं, उसमें हम इंडस वाटर को डेटा को सप्लीमेंट कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे, फिर देखेंगे इसको बंद करके उन पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। तो पाकिस्तान के टोटल वाटर रिसोर्सेज का करीब 218 BCM के आसपास है, जिसमें से इंडस बेसिन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। अब जबकि इंडिया में इन नदियों का थोड़ा बहुत पानी यूज होता है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट इंडस नदी पाकिस्तान के पूरे वाटर का जो स्ट्रक्चर है उसका एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। अब दोस्तों इसके बाद अगर हम ज्योग्राफिकल रूप से देखें तो ये जो तीनों की तीनों नदियां हैं ये अपना नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन की ओर फ्लो करती हैं। तीनों की तीनों नदियां तिब्बत से शुरू होकर लद्दाख तक, चेनाब मिडिल कोर्स में होती है, उसके बाद हिमाचल से जम्मू कश्मीर तक जाती है, झेलम थोड़ी साउथ से है, कश्मीर वैली से शुरू होती है, पाकिस्तान के पंजाब में ये नदियां एक दूसरे से मिल जाती हैं। जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, पहले झेलम चेनाब में मिलती है, फिर उसके बाद जो आपकी चेनाब है वो सतलुज के पंचनद में मिलकर एक पंचनद बनाती है, और ये सब पानी एंड में जाके इंडस में मिल जाता है। अब ट्रीटी की वजह से इंडिया में इनका पानी बहुत कम एरिया इरीगेट करता है। मोस्टली हमने देखा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में थोड़ी सी फार्मिंग और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होती है, और बाकी ज्यादातर पानी है वो पाकिस्तान के लिए चला जाता है। तो ऐसे में दोस्तों एक एस्पेक्ट हम और भी देखेंगे कि इतना पानी, इतनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होने के बावजूद, है ना, कितना हम कुछ बना सकते हैं पाकिस्तान के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है, कि क्या इस पे इंपैक्ट डालेगा। उस इंपैक्ट को जानने से पहले एक बार हम भारत को जो 3-4 प्रैक्टिकल चैलेंजेस आने वाले हैं इन डैम्स को बनाने के लिए, उनको देख लेते हैं। अब दोस्तों अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहले फंडिंग चाहिए हमें। बड़े डैम्स के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं। उसके बाद टेरेन हमारे लिए एक मेजर चैलेंज है, क्योंकि हिमालयाज में काम करना रिस्की और स्लो है। उसके बाद दोस्तों अर्थक्वेक भी, मतलब ये जो मैंने आपको बताया सीस्मिक जोन 4 और 5 में आता है, तो अर्थक्वेक का रिस्क भी बहुत है। तो उसके लिए डैम का जो डिजाइन है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसके बाद क्लाइमेट भी इशू है, एक्सट्रीम वेदर और ग्लेशियर्स का जो मेल्ट पैटर्न्स है वो डैम्स के लिए आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ऑलरेडी चल रही है। इसके बाद हमें एनवायरमेंटल की जो क्लियरेंसेस है और लोकल कम्युनिटी डिस्प्लेसमेंट है उसके इशू को भी मैनेज करना होगा। और लास्टली दोस्तों अगर हम देखें तो अगर आप जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की पॉपुलेशंस को भी देखो तो वो कुछ बहुत हद तक जो ट्राइबल एरिया है, मतलब दे आर द ट्राइबल पॉपुलेशन वहां पे डोमिनेट करती है, तो उसके लिए लोकल्स का जो रिलोकेशन है और इकोलॉजी का इंपैक्ट है वो भी बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा। और लास्टली एक चीज जो हर एस्पेक्ट में रहती है दोस्तों, वो है अपनी पॉलिटिकल विल। अगर पॉलिटिकल विल पाकिस्तान के साथ मान लो टेंशंस बढ़ती है तो डैम बनाने का डिसीजन स्ट्रैटेजिक हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ फिर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी प्रेशर बनाएगी, क्योंकि उसी के साथ साथ हमारे पास चाइना भी है। अगर हम आज की डेट में अपर राइपेरियन हैं तो चाइना भी अपर राइपेरियन है ना हमारे लिए।
क्योंकि ये नदियां कहां से निकल रही हैं, तिब्बत रीजन से निकल रही हैं, और तिब्बत के ऊपर अभी के टाइम के ऊपर वो चाइना ऑक्यूपाई करके बैठा है उसको। अब इसके बाद दोस्तों ट्रीटी की सस्पेंशन इंडिया के लिए लेकिन एक बड़ा विंडो तो खोला है, दैट वी हैव टू एक्सेप्ट, जहां वो हम नो होल्ड बार्ड अप्रोच से मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी को डेवलप कर सकते हैं। अब इसका स्ट्रैटेजिक फायदा ये है कि अगर क्राइसिस के टाइम में पानी रोकना हो या डाइवर्ट करना हो तो ये हमारे लिए एक बड़ा प्रेशर टैक्टिक बन सकता है, क्योंकि हम रोकेंगे। अगर हमारी रोकने की कैपेसिटी भरी है ना, मान लो हमने स्टोरेज प्रोडक्ट बना लिया, हमने उसमें पानी स्टोर कर लिया, अब पीछे से और पानी आ रहा है, भाई हम पाकिस्तान को पानी दे नहीं रहे, इतना पानी स्टोर कहां पे करें, तो एकदम से छोड़ देंगे, दैट विल लीड टू फ्लडिंग, एंड दिस इज हाउ इन 21st सेंचुरी द वाटर वॉर्स आर गोइंग टू बिगिन। तो अभी के लिए बगलिहार, सलाल और किशनजंगा जैसे जो डैम्स हैं वो इंडिया से थोड़ा पानी स्टोर करते हैं और बाकी कंट्रोल करते हैं उनके फ्लो को, लेकिन 5 से 10 साल के अंदर अंदर फुल ऑन पानी चोक करने के लिए हमें नए डैम्स, इंडियन साइड का टनल और कैनाल सिस्टम मिशन मोड में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, जिसमें हम एक और भी, अगर आप वीडियो चाहते हो इसके ऊपर, हाउ इंडिया इज गोइंग टू मैनेज दिस वाटर, तो बेसिकली हमें जो अपनी जेहलुम है, जेहलुम से चिनाब तक टनल्स और कैनाल्स का नेटवर्क बनाना होगा। चिनाब से पानी जो नीचे 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं, ब्यास, रावी, जो अपनी रावी रिवर है, ब्यास रिवर और सतलुज, वहां पे कनेक्ट करना होगा। सतलुज के थ्रू हम ये एक प्रपोजल दे सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा को बोलो कि भाई तुम्हारा ग्राउंड वाटर ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो वो डिप्लीट हो गया है, आप अपना वो पानी यूज मत करो, वी आर गोइंग टू सप्लाई यू द नहरी पानी, तो नहर का पानी आपको सप्लाई करेंगे, आप वहीं से सिंचाई करो, आपका ग्राउंड वाटर भी रिप्लेनिश होगा और साथ के साथ ही हम उस पानी को यूज भी कर सकेंगे। एक बार इन 2 स्टेट्स में ये पानी यूज होता है, और क्योंकि अगर आप देखो सतलुज और ब्यास जहां पे मिलती हैं दोस्तों, वहां पे हरिके बैराज है, हरिके बैराज से कैनाल निकलती है जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल, और वो राजस्थान के साउथ तक जाती है, वो पूरा जोधपुर बेल्ट से होके, तो उसके जरिए हम उस नेटवर्क को एक्सटेंड करके आगे पानी वो राजस्थान में भी पहुंचा सकते हैं। सो इफ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑफ इट, हाउ इंडिया इज गोइंग टू मैनेज, है ना, तो आप कमेंट्स में बताइए, विल मेक अ वीडियो ऑन इट। तो इसके बाद हम पाकिस्तान के ऊपर जो इंपैक्ट है उसकी बात करते हैं। तो हमने ये बात करी कि देखो जो 5 की 5 अपनी रिवर्स हैं वो पहले पंचनद में मिलेंगी, पंचनद मिठानकोट के आसपास का एरिया है, वहां पे मिलके ये इंडस में मिलेंगी, और वहां से पाकिस्तान में इन नदियों की कहानी शुरू होती है। अब पंचनद वाला जो एरिया है, पंचनद पाकिस्तान का ब्रेड बास्केट कहलाता है। पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान का सबसे फर्टाइल रीजन है, ये लोग यहाँ पे वीट उगाते हैं, कॉटन उगाते हैं, शुगर केन उगाते हैं, राइस उगाते हैं, और पाकिस्तान की जीडीपी का लगभग 22% हाँ 22% जो पाकिस्तान की जीडीपी का है वो एग्रीकल्चर से आता है ओवरऑल कंट्री का, और इसमें 22% में से बड़ा हिस्सा जो है वो इंडस बेसिन की इरिगेशन सिस्टम का पार्ट है, जिसमें पंचनद रिवर्स का मेजर रोल है। अब दोस्तों एक एस्टिमेट के मुताबिक इंडस रिवर सिस्टम पाकिस्तान की जीडीपी का 25% तक कंट्रीब्यूट करता है, और 90% ये फूड प्रोडक्शन भी इन्हीं वाटर से करते हैं। इसके बाद पंजाब का रीजन जो है वो वहां पे सबसे फर्टाइल है, और यहां के जो क्रॉप्स हैं वो ना सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं बल्कि ये लोग उनको एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब कॉटन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है पंजाब में इन्हीं नदियों से उगता है, और ये आगे चल के पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल सेक्टर है जो इन द एंड 60% पाकिस्तान को फॉरेन अर्निंग्स दे रहा है, इसी पानी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अब पाकिस्तान के पंजाब का अगर आप इरिगेशन सिस्टम देखो तो वहां पे जेहलम और जो चिनाब है उसके पानी से चलने वाले वाटर जो कैनाल्स इन्होंने बनाए हुए हैं बहुत क्रिटिकल है। इन कैनाल्स की जो सप्लाई है लेकिन वो आ तो उसी पानी से रही है। इन कैनाल्स जैसे कि अपर जेहलम है, और उसके बाद अपर चिनाब कैनाल है, एक त्रिमू कैनाल है इनके पास, त्रिमू के बाद इनके पास एक मरला कैनाल भी है, इफ़ यू कैन सी हियर मरला हेडवर्क्स जहाँ से पानी सारा निकलता है। तो उसके बाद जो ये खांकी जैसे हेडवर्क्स भी हैं इनके, यहाँ से जो कैनाल्स निकलती हैं वो पूरे के पूरे सेंट्रल और इनके सदर्न पंजाब को पानी देती हैं। अब ये पानी ना तो सिर्फ खेती के लिए यूज होता है बल्कि जो शहरी एरियाज हैं जैसे कि पाकिस्तान में मुल्तान है, उनके सिटी के ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए भी यूज होता है। अगर इनके हम बिजनेसेस की बात करें तो बिजनेसेस में भी जो इनके शुगर मिल्स हैं, उसके बाद इनकी जो कॉटन जिनरीज हैं, उनके बाद इनके जो फ्लोर मिल्स हैं, वो सारे के सारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे उनके फार्म का आउटपुट हो चाहे इनकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, वो पंचनद के पानी के बिना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद इनके लिए पानी जो ये यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी पंचनद का कंट्रीब्यूशन है। जेहलम रिवर के ऊपर जो हम मंगला डैम की बात कर रहे थे वो 1000+ मेगावाट्स पावर देता है। अब पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड का वो एक बड़ा सोर्स भी है। लेकिन दोस्तों चेनाब पर इतने बड़े डैम्स पाकिस्तान साइड में नहीं है। चेनाब का जो पानी जो है वो हेडवर्क्स के थ्रू कैनाल्स और छोटे हाइडल प्लांट्स के लिए यूज होता है।
तो ओवरऑल दोस्तों पंचरत्न का पानी जो है वो पंजाब की खेती, इंडस्ट्री, अर्बन वाटर सप्लाई के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। इसके बिना पाकिस्तान पंजाब की इकोनॉमी को बहुत बड़ा शॉक लगेगा। अब दोस्तों अगर हम पंजाब से नीचे आए तो हमारे पास सिंध एरिया आता है और सिंध की 100% इरिगेशन इंडस के पानी से होती है। ये पानी जो आपका है ये इनका गुड्डू, सुक्कर और कोतरी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इन जैसे जो ये 3 बैराज मैंने बताए, इन्हीं के थ्रू ये सारा पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है। पाकिस्तान का 80% कल्टिवेटेड लैंड, इनका लगभग 16 मिलियन हेक्टेयर्स के आसपास वो पूरी जगह बनती है, वो सारे का सारा इंडस रिवर सिस्टम से ही सिंचित होता है। और इसमें पंजाब के साथ साथ सिंध का भी बड़ा हिस्सा है। इसी के बाद दोस्तों सिंध के जो राइस पैडीज हैं, शुगर केन के फील्ड्स हैं, उनके ऑर्चर्ड्स हैं, सब इंडस के पानी पर डिपेंड करते हैं। अब थार डेजर्ट के जो एरियाज हैं जो अदरवाइज मतलब बंजर होते हैं, वो भी इंडस फेड कैनाल की वजह से फर्टाइल है। अगर आप इसके बाद कराची और पाकिस्तान का जो हैदराबाद है, निरुनकोट, उन जैसे बड़े शहरों का ड्रिंकिंग वाटर भी देखो तो वो भी इंडस से ही आता है। अब जैसे कराची टू कोटड़ी एक बैराज इन्होंने पाइपलाइन भी बनाई हुई है, उनके थ्रू इनको पानी मिलता है। अब इंडस का पानी जो है वो सिंध की इंडस्ट्रीज के लिए भी क्रिटिकल है। कराची की टेक्सटाइल फैक्ट्री जो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट का बड़ा हिस्सा है, 60% ऑलमोस्ट टोटल, वो अपने प्रोसेसेस के लिए इसी पानी को यूज करती हैं। इसके बाद थर्मल पावर प्लांट्स जो कूलिंग के लिए इंडस का पानी लेते हैं। उसके बाद पोर्ट सिटी जो कराची है उसका भी वाटर सप्लाई जो है, क्योंकि समुंदर के पास अगर कराची है भी तो वो समुंदर पानी यूज नहीं ना कर सकते, तो उसका भी जो पानी का फ्रेश वाटर का सप्लाई है वो इन्हीं रिवर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके बाद दोस्तों अगर हम इनके हाइड्रो पावर की बात करें तो इंडस पर इन्होंने तबरेला डैम बनाया है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है। तबरेला के साथ अगर आप गाजी और बरूथा प्रोजेक्ट को जोड़ दो तो वो पाकिस्तान की 30% इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। इसी के बाद अगर आप डाउनस्ट्रीम में देखो तो सिंध में इन्होंने बराज बनाए जो ज्यादातर इरिगेशन के लिए वहां से पानी डाइवर्ट किया जाता है। अब इंडस में फिशरीज भी करते हैं, ये फिश फार्मिंग भी होती है। इंडस का जो डेल्टा है उसमें ऑल्दो मतलब ये अपस्ट्रीम यूज की वजह से सफर कर रहे हैं, लेकिन इनलैंड रिवर ट्रांसपोर्ट और छोटी इंडस्ट्रीज के लिए ये बहुत यूज होता है। तो उनके लिए वहां पे भी हम पानी रोक देंगे अगर, तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो भी इंपैक्ट हो सकता है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर हम बात करें तो इंडस रिवर सिस्टम जो है वो मिठानकोट पर अपने पीक पर होता है। पाकिस्तान की जीडीपी का लगभग 25% सपोर्ट करता है और 235 मिलियन प्लस लोगों को फूड, वाटर, एनर्जी, उनकी नीड्स को पूरा करता है। पाकिस्तान के जितने शहर हैं, जैसे लाहौर है उसको रावी और चनाब फीड करते हैं, इस्लामाबाद रावलपिंडी को इंडस फीड करती है, मुल्तान को चनाब फीड करता है, सुकर और पाकिस्तान के हैदराबाद और कराची को इंडस रिवर फीड करती है। ये सब के सब उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इन मिठानकोट के कॉन्फ्लुएंस जो है वो लिटरली पाकिस्तान का दूध और उनका खून दोनों है। क्योंकि दूध क्यों बोला जाता है? बिकॉज उसी से इनका जो डेयरी फार्मिंग वाला इंडस्ट्री उसको भी पानी चाहिए, सो एवरीथिंग रन्स ऑन इट। ये पानी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पावर, पोर्टेबल वाटर सबकी बैकबोन है। अब दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंस जानने के बाद हमारे सामने सवाल आता है कि भाई व्हाट इफ इंडिया स्टॉप्स इट। अब अगर इंडिया इस पानी को रोक दे तो भाई डे बाय डे इंपैक्ट क्या होगा? देखिए ये एक हाइपोथेटिकल लेकिन बहुत क्रिटिकल सिनेरियो है जिसमें हम देखेंगे कि अगर भारत या वेस्टर्न रिवर्स का पानी जो है वो पाकिस्तान के लिए ब्लॉक कर दे तो पाकिस्तान में दिन ब दिन क्या इंपैक्ट होगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले दिन इंडिया अपने मेजर डैम्स के जो गेट्स हैं वो बंद करना शुरू करता है। जैसे कि चनाब पर मान लो हमने बगलीहार को बंद कर दिया, सलाल डैम को बंद कर दिया और जेहलम की ट्रिब्यूटरी जो नीलम है उसके ऊपर जो किशनगंगा डैम है उसको बंद कर दिया। तो ये डैम्स जो है वो नेचुरल फ्लो को रोकने के लिए अपना स्टोरेज बढ़ाना शुरू कर देंगे। चेनाब का पानी जो है वो पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर पर मरला डैम के हेडवर्क्स तक जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो उसमें मरला के जो हेडवर्क्स हैं उसमें हमें तुरंत कमी दिखने लगेगी क्योंकि बगलेहार रिजर्वायर पानी होल्ड कर रहा होगा। अब झेलम का फ्लो जो है वो एलओसी के पार थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किशनगंगा डैम जो है वो नीलम रिवर का पानी डाइवर्ट या होल्ड करेगा। लेकिन इंडस रिवर का फ्लो पहले दिन ज्यादातर अनइफेक्टेड रहेगा। अब सवाल है क्यों? क्योंकि इंडिया के पास अभी इंडस पर कोई बड़ा डैम का प्रोजेक्ट नहीं है जो उसको पूरी तरह कंट्रोल कर सके। इसके बाद पाकिस्तान के बॉर्डर के पास जो इरिगेशन हेडवर्क्स हैं जैसे कि मरला चनाब के ऊपर और मंगल रिजर्वायर जो झेलम के ऊपर है, उसके ऑपरेटर्स नोटिस करेंगे कि अपस्ट्रीम से पानी का इनफ्लो कम आ रहा है और यही पहला साइन होगा पाकिस्तान के लिए कि कुछ तो गलत है भाई। लेकिन अभी पैनिक नहीं होगा क्योंकि रिवर्स में थोड़ी बहुत रेजिडुअल फ्लो अभी भी होगी। लेकिन दोस्तों इसी के बाद 2 से 3 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान के रिवर के जो लेवल्स होंगे उनमें हमें क्लियर कमी दिखाई देगी।
चेनाब पर जो मरला हेडवर्क्स है उनसे निकलने वाले कैनाल जैसे कि अपर चेनाब कैनाल, मरला रावी लिंक, उनको पानी का शॉर्टेज फील होना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान की जो इरिगेशन अथॉरिटीज हैं शायद कैनाल क्लोजर्स अनाउंस करना शुरू कर देंगे और फार्मर्स को पानी के लिमिटेड शेड्यूलिंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। झेलम के साइड पर मंगल डैम का जो इनफ्लो है वो कम हो चुका होगा, लेकिन मंगला के पास अभी अपना रिजर्वायर है, लगभग उसके पास 7 MF कैपेसिटी है। तो पाकिस्तान इससे एक्स्ट्रा रिलीज करके झेलम डिपेंडेंट कैनाल्स को कुछ दिन तक और चलाने की कोशिश जरूर करेगा, इस उम्मीद में कि इंडिया जल्दी फ्लो को रिज्यूम कर देगा। अब इंडस रिवर में अभी भी ज्यादातर नॉर्मल है क्योंकि ये खैबर पख्तूनख्वा की ट्रिब्यूटरीज और तरबेला डैम के जो रिलीजेस हैं उनसे चलता है और इंडिया इस पर इतना जल्दी कंट्रोल नहीं कर सकता। अब तबरेला डैम में इनफ्लो अभी भी नॉर्मल होगा तो वहां की कोई इमीडिएट क्राइसिस हमें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान के वाटर मैनेजमेंट टीम्स हाई अलर्ट पर होंगे और गवर्नमेंट शायद 2 और 3 दिन के अंदर अंदर इंडिया से डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू बात करना शुरू कर देगा। मगर दोस्तों इंडिया का अगर जो ये ब्लॉकेड है ये जारी रहा तो 1 हफ्ते के अंदर इसके सीवियर इंपैक्ट्स देखने लगेंगे। चेनाब रिवर का फ्लो मरला के नीचे बहुत कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट ट्रिकल जैसा, क्योंकि बगलेहार और सलाल जैसे जो अपने डैम्स हैं उनका स्टोरेज 2-3 दिन में भर के ओवरफ्लो भी शुरू हो सकता है, लेकिन इंडिया इसके आउटफ्लो को मिनिमल कर देता है। अब सेंट्रल पंजाब के चेनाब डिपेंडेंट एरिया जैसे कि गुजरांवाला है, सियालकोट है, फैसलाबाद बेल्ट है, वहां के कैनाल्स जो है वो बंद होने लगेंगे और अगर ये खरीफ सीजन का टाइम है तो फील्ड्स में प्री सोइंग के लिए पानी नहीं मिलेगा और फार्मर्स में स्ट्रेस शुरू हो जाएगा। अब झेलम रिवर का फ्लो मंगल डैम के नीचे ड्रास्टिकली कम हो जाएगा क्योंकि किशनगंगा डैम नीलम का पानी डाइवर्ट कर रहा है। ऑल्दो इसका कैपेसिटी लिमिटेड है लेकिन वो पानी डाइवर्ट जरूर करेगा। अब मंगल डैम से हाइड्रो पावर जनरेशन भी कट करना पड़ेगा ताकि पानी जो है वो कंजर्व किया जा सके, जिससे पाकिस्तान के पावर ग्रिड के ऊपर जो स्ट्रेस है वो बढ़ने लगेगा। अब दोस्तों इसी के साथ जो पाकिस्तान है, अगर आप आगे चलें तो पाकिस्तान अब मंगल और तबरेला रिजर्वायर से पानी ड्रॉ डाउन करना शुरू करेगा ताकि कैनाल्स को थोड़ी देर और चलाया जा सके, लेकिन इससे डैम्स का स्टोरेज लेवल दिन ब दिन गिरने लगेगा। सिंध तक भी इफेक्ट आएगा लेकिन वो थोड़ा डिलेड में आएगा क्योंकि इंडस का फ्लो तबरेला से नॉर्मल आ रहा है, लेकिन पंचनद का कंट्रीब्यूशन कम होने लगेगा। चेनाब और झेलम के लो फ्लो की वजह से ये इंपैक्ट उस पर आएगा। अब रावी और सतलुज जो वैसे इंडिया के कंट्रोल में है वो बिल्कुल ड्राई हो चुके होंगे। पावर सेक्टर में भी क्राइसिस आ जाएगा। मंगल डैम से 1000+ मेगावाट हाइड्रो पावर लॉस होगा और तबरेला अभी भी चल रहा होगा लेकिन डिमांड सप्लाई से ज्यादा होगी। अब इससे पाकिस्तान में दोस्तों नेशन वाइड लोड शेडिंग शुरू हो सकती है और थर्मल पावर प्लांट्स पर एक्स्ट्रा लोड आ जाएगा। 2 हफ्ते तक अगर पानी का फ्लो बंद रहा तो पाकिस्तान के रिजर्वायर्स एम्प्टी होने के कगार पर आ जाएंगे। तबरेला डैम का इनफ्लो भी अब थोड़ा इंपैक्ट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि इंडिया शायद इंडस के छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज जैसे कि जम्मू कश्मीर में कुछ स्ट्रीम्स हैं उनको डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, जो नेग्लिजिबल है लेकिन क्यूमुलेटिवली बहुत बड़ा इंपैक्ट देगा। अब तबरेला अगर कंटिन्यूसली ड्रॉ डाउन करता है तो डेड स्टोरेज लेवल के पास पहुंच सकता है। इस ड्यूरेशन में पाकिस्तान में फूड और सिक्योरिटी क्राइसिस शुरू हो जाएगा। पंजाब और सिंध के जो फार्मर्स हैं उनको 2 हफ्ते से इरिगेशन पानी नहीं मिलेगा तो स्टैंडिंग क्रॉप जैसे कि आपका वीट है, राइस है, ये सूखने लगेंगे और अगले सोइंग सीजन की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। अर्बन एरियाज में भी पानी की कमी दिखने लगेगी। लाहौर जो रावी और चनाब के ऊपर डिपेंड करता है उसमें ग्राउंड वाटर के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा और म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई है जो वो कम हो जाएगी। कराची को इंडस से मिलने वाला पानी जो है वो सिंध गवर्नमेंट रैशनिंग शुरू कर देगी उस पर, जिससे शहर में पानी की किल्लत शुरू हो सकती है और प्रोटेस्ट होने का खतरा होगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम इंडस्ट्रीज की बात भी करें तो जैसे कि टेक्सटाइल हो गई, डाइंग हो गई, इनकी शुगर रिफाइनिंग इंडस्ट्री है, बेवरेज वाली इंडस्ट्री है, जो सारी की सारी वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं बेसिकली, वो 2 हफ्ते पानी ना मिलने से प्रोडक्शन बंद कर देंगे, जिससे कि फिर फैक्ट्री शटडाउन शुरू हो जाएंगे और वर्कर का लेऑफ शुरू हो जाएगा। पावर सिनेरियो भी खराब हो जाएगा। अब अगर तबरेला रिजर्वायर लो हुआ तो इंडस हाइड्रो पावर जैसे कि तबरेला, जैसे मैंने गाजी बरोथा पहले बताया, जो लगभग देश का 30% आउटपुट देते हैं, वो ऑलमोस्ट आउट हो जाएगा। अब इससे नेशनल ग्रिड का बड़ा हिस्सा गायब हो सकता है और 12 से 16 घंटे तक भी जो पावर कट है हमें देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों अगर ये चीज 15 से 30 दिन यानी कि 1 महीने तक पानी भारत ब्लॉक रखता है, विच इन रियलिटी कुड ऑल्सो मीन फिजिकली ऑब्स्ट्रक्टिंग द इंडस फ्लो, क्योंकि जो नेचुरल ओवरफ्लो डैम्स हैं वो तो इवेंचुअली चली जाएंगी। अब उसके बाद पाकिस्तान में 15 से 20 दिन के आसपास में पाकिस्तान नेशनल इमरजेंसी घोषित कर देगा। पाकिस्तान के सारे जो स्टोर्ड वाटर हैं वो खत्म हो चुके होंगे। मंगल और तबरेला डैम्स जो हैं वो डेड स्टोरेज लेवल पर पहुंच जाएंगे और कैनाल्स इनके बिल्कुल सूख गए होंगे। एग्रीकल्चर जो है वो पूरे का पूरा क्लैप्स कर जाएगा।
पाकिस्तान का 80% जो कल्टीवेटेड लैंड है वो इंडस वाटर के ऊपर ही डिपेंड करता है। वो पानी के बिना बैरन हो जाएगा, स्टैंडिंग क्रॉप्स इनके जितने भी हैं वो फेल हो जाएंगे, और अगले सोइंग सीजन का कोई चांस नहीं बचेगा जब तक बारिश ना मिल जाए। अब ये मिलियंस ऑफ पाकिस्तानियों के लिए जो फूड सिक्योरिटी उसका क्राइसिस बन जाएगा। शहरों में पानी के लिए राइट्स होंगे, झगड़े शुरू हो सकते हैं, क्योंकि म्यूनिसिपल सप्लाई ऑलमोस्ट बंद हो जाएगी। अब कराची के टैप्स जो होंगे, टूटियां होंगी जो इनकी, वो सूख जाएंगी और टैंकर माफियाज वहां पे ओवरचार्ज करने लगेंगे। लाहौर, मुल्तान, शुकुर जैसे शहरों में भी ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस जो है वो सीवियर हो जाएंगी। पावर जनरेशन 50% से ज़्यादा डाउन हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रो पावर बंद हो गया तो थर्मल प्लांट्स के लिए आपको कोयला चाहिए, या थर्मल प्लांट्स की कूलिंग के लिए भी आपको पानी चाहिए, वो भी नहीं होगा, जिससे पूरे मुल्क में ब्लैकआउट जैसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, ऑफिसेज बंद, कम्युनिकेशन टावर्स भी बैकअप पे चले जाएंगे, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बिल्कुल रुक जाएगी। जीडीपी लॉस जो है वो पर डे मैसिव होगा, स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, ऑलरेडी वहां पे वैसे खत्म ही है। रूरल एरियाज के लोग जो हैं, जो खेती पर डिपेंडेंट हैं, उनकी इनकम जीरो हो जाएगी, जिससे वहां पे लोन डिफॉल्ट होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, शहरों की तरफ माइग्रेशन बढ़ेगा। तो दोस्तों, एक महीने में पाकिस्तान एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर फेस करने की कगार पे आ जाएगा, और ये उसके लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होगी। अब दोस्तों, इसके बाद बियॉन्ड 30 डे सिनेरियो अगर देखें तो वैसे तो रियलिस्टिकली 30 डेज से पहले ही इंटरनेशनल प्रेशर बहुत बढ़ चुका होगा। वर्ल्ड बैंक और यूएन इंटरवीन करेगा ही करेगा, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 का जो एक मीडिएशन है वो इन्होंने ही करा था, तो उसका वॉयलेशन वैसे वॉर रिस्क क्रिएट करेगा। तो पाकिस्तान शायद एक्सट्रीम स्टेप्स ले, जैसे कि इंडियन डैम्स को डैमेज करने की कोशिश करे, जो लेकिन एक्ट ऑफ वॉर होगा। लेकिन अगर इंडिया अपने स्टैंड पर कायम रहा तो पाकिस्तान कोलैप्स के एज पर होगा। मिलियंस ऑफ पीपल विदाउट फूड एंड वाटर, और इंडस बेसिन टेम्परेरली डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा जब तक ये फ्लो रिज्यूम नहीं होता। तो पाकिस्तान जो ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री, पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी यहाँ पे 1000 क्यूबिक मीटर से भी कम है, तो उसके लिए एक कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन ऑलरेडी बन जाएगी। तो अब हम अगर इसको समराइज करें तो इंडिया एज अपर राइपेरियन हैज मतलब ह्यूज हैंड ऑन द विंड पाइप ऑफ पाकिस्तान। पानी रोकते ही कुछ दिन में पाकिस्तान की इकोनॉमी चोक होने लगेगी, पहले एग्रीकल्चर इनका, फिर इनकी पावर, और फिर इनके शहर का पानी, और विद इन 2 वीक्स मेजर शटडाउन अक्रॉस एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज होने लगेगा, एंड विद इन 1 मंथ इनके लिए सर्वाइवल का क्राइसिस आ जाएगा। अब ये टाइमलाइन थोड़ा थ्योरेटिकल है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी में कुछ कुशन होगा, इनके पास ग्राउंड वाटर यूज एक्सेट्रा, पर ज्यादा लंबे समय तक ये टिक नहीं पाएंगे। पाकिस्तान अभी भी वन ऑफ द मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज है, पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी इनके पास 1000 मीटर क्यूब से भी कम रह गया है। तो ऐसे में भारत इंडस के फ्लो को अगर रोकता है तो इसका इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर इमीडिएट और सीवियर रहने वाला है। अब दोस्तों, अगर फाइनली हम अपने कंक्लूजन की ओर बढ़े, है ना, तो देखिए, जब ये ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच में सस्पेंड होगी तो ये इन दोनों के रिलेशंस में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। ये ट्रीटी जो है 1960 से दोनों मुल्कों के बीच पानी के मामले को सुलझा कर रखती, इतना कि जब 1965 और 1971 की जंग भी हुई तब भी पानी का फ्लो जो है वो बंद नहीं हुआ। ये एक ऐसा अग्रीमेंट था जिसने दोनों तरफ के लोगों को यह भरोसा दिलाया कि चाहे कुछ भी हो, नदियां अपना काम करती रहेंगी। लेकिन आज के टाइम में दोस्तों, टेररिज्म, पॉलिटिकल टेंशंस, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, इन सब की वजह से ये जो ट्रीटी है वो खतरे में आ गई। इंडिया ने जब ट्रीटी को सस्पेंड करने का फैसला लिया, हमारी सीसीएस ने फैसला लिया, तो ये एक सिग्नल था कि पानी अब सिर्फ जिंदगी का सोर्स नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक प्रेशर बन गया है। अब ब्लड एंड वाटर विल नॉट फ्लो टुगेदर, और ये सिचुएशन दोनों मुल्कों के लिए और खासकर पाकिस्तान के लिए बहुत सीरियस इंप्लीकेशंस रखती है। देखिए, फिलहाल अगर हम प्रैक्टिकली देखें, भारत के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो वेस्टर्न रिवर्स का पूरा पानी एकदम से रोक दे, क्योंकि हमारी डैम्स हैं, जैसे बगलेहार है, किशनगंगा है, सलाल है, उनके रिजर्वॉयर्स छोटे हैं, ज्यादातर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन फ्यूचर में हमें मिशन मोड में आके नए डैम्स, नई कैनाल्स और नए डाइवर्जन के लिए टनल्स वगैरह जल्दी से बनाने होंगे, ताकि हम अपनी तरफ पानी को रीडायरेक्ट कर पाए और अपने अपर राइपेरियन स्टेटस का फुल एडवांटेज उठा सकें। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी और जिंदगी इंडस पर टिकी है। पाकिस्तान का 80% लैंड, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 16 मिलियन हेक्टेयर्स के आसपास बनता है, वो इंडस के पानी से ही इरिगेट होता है। जीडीपी का लगभग 25%, और 200 मिलियन से ज्यादा लोग इन नदियों के पानी पर डिपेंड करते हैं, चाहे फिर वो खेती के लिए हो, ड्रिंकिंग वाटर के लिए हो, या फिर इंडस्ट्री के लिए हो।
अब अगर ये पानी कम हुआ या बंद हुआ तो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी और अर्बन वाटर सप्लाई पर बहुत बड़ा झटका लगेगा, जैसे कि हमने हाइपोथेटिकल सिनेरियो में देखा। अब ये सब देखकर एक बात बहुत क्लियर है कि इंडिया का अपर राइपेरियन स्टेटस उसे एक बहुत बड़ा लेवरेज देता है, शायद एटम बॉम्ब से भी ज्यादा पावरफुल, एंड दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन वाटर वॉर्स। लेकिन दोस्तों, इस लेवरेज को कैसे यूज किया जाता है यह तय करेगा कि पाकिस्तान का हाल क्या होगा। सो ऐसे में दोस्तों, आपका क्या विचार है? भारत को इस इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन के बाद तुरंत मिशन मोड में क्या करना चाहिए? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।